हाँ जी, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन। हमने ये देखना है कि एवोल्यूशन क्या है और एवोल्यूशन जो है ये किस तरह से हो रही है। ठीक है, आप में से कौन ये बताएगा कि एवोल्यूशन से रिलेटेड आपके क्या प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं? हाँ जी, कोई आप में से बताएगा कि एवोल्यूशन का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? एवोल्यूशन क्या है? माइंड में जो कंट्रीब्यूट आपकी डिस्टॉर्टेड वॉइस थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैम मॉडिफिकेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स की तरह जो स्टेप्स स्टेप को कहें तो वो स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशंस को हम कहेंगे ये एवोल्यूशन है। ठीक, और हाँ जी, कोई और? और में साथ साथ उनकी सिक्स में नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है क्लियर। जी, कोई और? मैम किसी ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगाना कि वो कहाँ से हुआ था। अच्छा, इसको हम कहेंगे एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी ट्री का पता लगाने को। अच्छा, थोड़ा बहुत यानी कि आपको है आइडिया कि एवोल्यूशन क्या है? यानी मॉडिफिकेशन होना, चेंज आना, और ये जो आपने अभी एवोल्यूशनरी ट्री की बात की, यानी इंसेस्टर को फाइंड करना कि इंसेस्टर कौन सा था जिससे आगे उसके डिसेंडेंट्स ये हैं। ठीक है, यानी अबाव अजदाद पीछे से कौन से थे जिनसे ये अब ऑर्गेनिजम्स नए बने हैं। ठीक है, तो ये आपका है कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन से तरीका। तो ये सारा हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन जो है, जिस तरह आपने कहा ना मॉडिफिकेशन, तो एवोल्यूशन यही है, ये चेंज। चेंज को आप कहेंगे एवोल्यूशन, चेंज ओवर टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि आज आपका मिजाज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए, परसों कुछ और हो जाए, साल बाद कुछ और हो जाए, आप कहेंगे जी मैं इवॉल्व हो रही हूँ। नहीं, जब इंडिविजुअल लेवल पे आप बात करते हैं ना चेंज की, तो उसको एवोल्यूशन नहीं कहते। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज लेवल पे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट चले आप क्लियर कर लीजिए कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, यानी जो उनके ऑफस्प्रिंग हों वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे ये क्या है? ये एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, उनको हम कहेंगे ये एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है तो उनकी डिफरेंसेस की बेस पे, सिमिलरिटीज की बेस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वो उनमें से जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ये स्पीशीज है। सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम। ठीक है, सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद आता है स्पीशीज। अब सबसे ऊपर किंगडम से स्टार्ट होता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में। तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम। दो किंगडम होते हैं, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आ गए, सारे दूसरे जानदार आ गए, जो सारे प्लांट्स हैं, चाहे हायर प्लांट्स हैं, चाहे ये जो ग्रासेस होती हैं, ये जिस भी किस्म के प्लांट्स हैं, वो सारे किस में आ गए? वो सारे आ गए प्लांट्स किंगडम प्लांटी में आ गए, और जानदार किस में आ गए? किंगडम एनिमिलिया में। ठीक हो गया, तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया ये दो हो गए। लेकिन अगर आप आगे देखें तो इनके अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कितनी ज्यादा इनकी इकसाम है, कितनी टाइप्स हैं जानदारों की आगे। फिर उनके अंदर अब देखिए उसके बाद फिर और किस्म की होती है ग्रुपिंग, जिनके अब उसके बाद जानदारों की मजीद ग्रुपिंग होगी। कुछ उसमें से बैक्टीरिया होंगे, कोई वायरसेस होंगे, कुछ उनमें से वर्टिब्रेट्स होंगे। ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं, उनको कहेंगे ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो देखिए अगर वर्टिब्रेट्स में आप देखें तो उसमें फिर क्या, कैट्स, डॉग्स,
फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे जो हैं ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप देखें इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट्स में भी इसी तरह ढेर सारी इकसाम आ जाती हैं। अगर आप ये फ्रूट फ्लाई को देखें, उसके अलावा आप अगर देखें मॉस्किटो को देखें, जो चींटियाँ फिर रही होती हैं, ठीक है, उसके अलावा आप स्पाइडर्स को देखें, तो ये सारे क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। या जैसे ये हो गए, क्या नाम है इनका, परिंदे, वो हो गए वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आप देखें वर्टिब्रेट्स की भी कितनी किस्में हैं, इनवर्टिब्रेट्स की भी कितनी किस्में हैं। फिर इनमें से फिर वर्टिब्रेट्स को आगे फिर उसके 5 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ये 5 ग्रुप्स आगे हो जाते हैं वर्टिब्रेट्स के। यानी फिर एक बड़ा ग्रुप, फिर उससे आगे छोटा ग्रुप, फिर और छोटा, फिर और छोटा ग्रुप, इस तरह करते करते जो एंड वाला ग्रुप होता है ना, वो सबसे ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी पहले तो एक सिमिलैरिटी देखी ना, कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको एक में डाल दिया, जो नहीं कर सकते उनको कह दिया ये एनिमल्स हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा जिनमें रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रेट्स हो गए, जिनमें नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। फिर आगे और क्लासिफिकेशन होती है, फिर और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन होती गई। एंड पे आके जो ग्रुप बनता है वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है, स्पीशीज के लेवल पे एवोल्यूशन होती है। जब हम चेंज की बात करते हैं कि चेंज आया और वो चेंज नजर आ रहा है, तो किस सूरत में नजर आता है, वो स्पीशीज के लेवल पे नजर आता है, ठीक है। और ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी इस प्लेनेट अर्थ पे जो ये डाइवर्सिटी है सारी, ये किसकी मन्नत है, एवोल्यूशन की। कि एवोल्यूशन की वजह से ये सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। यानी जितनी वैरायटी है वो सारी वैरायटी किस वजह से है, वो एवोल्यूशन की वजह से है, ठीक है। आप में से कोई अगर क्वेश्चन दरमियान में करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो आप हैंड रेज कीजिएगा और मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी और आप उससे फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी जो है हमारे प्लेनेट पे, वो उसकी वजह क्या है, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ इयर्स इसमें लगते हैं स्पीशीज को इवॉल्व होने में, एक स्पीशीज से अगले स्पीशीज, अगले स्पीशीज से उससे अगले स्पीशीज बनने में, ठीक है। और अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें कि एवोल्यूशन से कितनी स्पीशीज जो हैं वो अब तक इवॉल्व हो चुकी हैं, हमारे इस प्लेनेट पे कितनी स्पीशीज हैं, तो 10 to 100 मिलियन स्पीशीज इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और जो आपको एक डाइवर्सिटी नजर आती है, चेंज नजर आता है, वैरायटी नजर आती है, वो आपको विद इन स्पीशीज भी नजर आती है और बिटवीन स्पीशीज भी नजर आती है। यानी एक से ज्यादा स्पीशीज के दरमियान भी आपको फर्क नजर आता है और स्पीशीज के अंदर भी। जैसे हम कहते हैं होमोसेपियंस, इंसान, ये एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको कितनी वैरायटी नजर आती है, कितनी डाइवर्सिटी नजर आती है इस एक स्पीशीज के अंदर भी। कोई एक भी अगर आप खसूसियत दे देते हैं ना, तो वो भी आपको हर बंदे में मुख्तलिफ नजर आ रही होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको विद इन स्पीशीज भी नजर आती है और बिटवीन स्पीशीज भी नजर आती है। तो ये जो सारा फर्क है, वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, ये किस वजह से है, एवोल्यूशन की वजह से है। चेंज आया ऑर्गेनिजम्स में, नए ऑर्गेनिजम्स बनते गए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये एक ग्रोह है जानदारों का, बैक्टीरिया, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं, ये सीवीड्स हैं। ये सारे जो हैं ये शो किए गए हैं मेनली जो वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं, यानी कि उनमें रिवर्स में और उसके अलावा सीज में, ठीक है। तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन आपको इनके अंदर भी इनकी शक्ल में आप देखें, इनकी शेप्स में देखें, आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, हालांकि ये 3-4 ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह आप देखें तो ये अब एक और ग्रुप है, ये फाइलम है, मोलस्का फाइलम, ये फाइलम नाइडेरिया है, ठीक है। तो इनके अंदर आप देखें एक फाइलम है, लेकिन उसके अंदर आपको कितनी ज्यादा डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं। स्नेल की कोई और शेप है, ठीक है, ऑक्टोपस की कुछ और शेप है, इसी तरह ऑयस्टर की कोई और शेप है। तो डेंटेरियम की आप देखिए कुछ और शेप है, हालांकि ये एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, लेकिन कितनी डाइवर्सिटी है इनके अंदर। तो ये डाइवर्सिटी किस तरह आई, ये एवोल्यूशन की वजह से आई, ठीक है।
अब ये देखें एक ग्रुप है क्रस्टेशियंस, लेकिन उससे आप देखिए आगे कितने ढेर सारे और ग्रुप्स निकल रहे हैं। ठीक है, इकाइनोडर्म्स ये एक ग्रुप है, एक फाइलम है, लेकिन उससे उसमें आप देखिए कितने ढेर सारी इसमें आगे फिर डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, तो फिशेस ये एक ग्रुप है, लेकिन वर्टिब्रेट्स का ये एक ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए आपको मुख्तलिफ स्पीशीज नजर आती हैं, हजारों के हिसाब से स्पीशीज आपको फिशेस की नजर आती हैं। ठीक है, तो अगर आप एवोल्यूशन की वजह से, इन्होंने एवोल्यूशनरी ट्री की आप में से एक ने बात की स्टूडेंट ने, तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए। सबसे इब्तदा में जब लाइफ अभी इवॉल्व होना, इमर्ज होना शुरू हुई, लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई, तो कौन से ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, फिर उनसे आगे नए नए ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते गए। ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो इस चीज को प्रूव करता है कि एवोल्यूशन हुई है, ऑर्गेनिज्म से आगे नए नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो स्पेशल क्रिएशन है। ठीक है, बोला जाता है कि स्पेशल क्रिएशन है, वो इसी तरह से दुनिया में आए, लेकिन उनके अंदर भी एवोल्यूशन हो रही है। आप देखते होंगे पहले वाले जो थे उनके कितने बड़े बड़े कद थे, अब ग्रेजुअली कद जो है वो कम हो रहे हैं। पहले जो है वो 34 दांत होते थे। ठीक है, 32 हो गए, अब 32 से भी कम होते हैं दांत, अगर आप गिने ना तो 32 बहुत कम लोगों में दांत होते हैं, 32। ठीक है, तो यानी एवोल्यूशन जो है एक चेंज है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये चेंज कैसे आ रहा है, किस लेवल पे, हम जो कहते हैं स्पीशीज के लेवल पे चेंज आता है, नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, तो कैसे इवॉल्व होती हैं, क्या मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। तो दो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बेसिकली एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया स्टार्ट में। एक उनमें था चार्ल्स डार्विन और दूसरा था इसके साथ था अल्फ्रेड रसल वेलिस। ठीक है, इन दोनों ने कुछ मिलकर काम किया। उसके अलावा यानी इनके जो जो फाइंडिंग्स थी ना वो मिलती जुलती थी, लेकिन अब जो काम पहले पब्लिश हुआ वो चार्ल्स डार्विन का था, और इसने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इसने चूंकि अपना काम पहले पब्लिश करवा लिया, इस वजह से इसको फिर जो है ये इस फील्ड में इसको समझा जाता है कि ये इसके बानियों में से है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को। लेकिन उसके साथ ही एक और भी था, लेमार्क। लेमार्क ने भी ये जो है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उसने ये कहा था लेमार्क ने कि एवोल्यूशन इस तरह से आती है कि ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेते हैं, और वो जो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स आ जाती हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो फिर अपने ऑफ स्प्रिंग्स में उनको ट्रांसफर करते हैं। यानी जो चेंजेस आते हैं वो इनहेरिट होते हैं, अगले इनहेरिट किए जाते हैं अगले अगली नस्लों में। ठीक है, और यूं फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और नई जनरेशन जो जो आती जाती हैं, और फिर इस तरह से न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये था लेमार्क का कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं लेमार्किज्म। यानी इसने ये क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके अंदर ऑर्गन्स जो है वो डिवेलप होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उस इन्वायरमेंट में फिट होने के लिए स्पेशलाइज होते जाते हैं। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी कि जो कार्निवोर्स हैं यानी जो गोश्तखोर हैं, उनके जो सामने के दांत होते हैं साइडों वाले, वो लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन, उनके सामने वाले दो दांतों के साथ वाले जो हैं वो हमारा थोड़ा सा नुकीला, तो उनके तो लंबे और ज्यादा नुकीले होते हैं, ताकि वो अपने जो प्रे है वो उसको कैप्चर कर सके, क्योंकि इनका प्रीडेटरी लाइफस्टाइल होता है ना, कि एज अ प्रीडेटर ये सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये प्रे को कैप्चर करते हैं और उसको टीयर करते हैं और उसको खाते हैं। तो इनके दांत उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, जो इनका लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक सर्वाइव करने के लिए इनके अंदर ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये आगे अब अगली अपनी प्रोजनी को ये ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए फिर उसने एक प्रूफ दिया एवोल्यूशन के लिए कि जो उसकी ये फाइंडिंग्स थी ना कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स उनमें डेवलप होते जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को वो यूज करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं, ज्यादा डेवलप होते जाते हैं, और जिनको वो यूज नहीं करते
वो वो कम से कम डेवलप होते हैं और एंड पे जाकर वेस्टिजियल रह जाते हैं, यानी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कि उसने फिर कुछ प्रूफ दिए अपनी इस फाइंडिंग के कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ऑर्गन हैं जो कि फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिसाइटिस डिजीज आपने सुनी होगी, अपेंडिक्स होना। तो अपेंडिक्स जो है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर फंक्शन बाकायदा इसका नजर नहीं आता, इसके बावजूद ये ऑर्गन जो है ये मौजूद है। इसका मतलब है कि प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऑर्गन फंक्शनल था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गन को उन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो ये नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर उसने कहा कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, सांपों की ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर वो बोन्स हैं जो लेग की बोन्स होती हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि वो वॉकिंग को छोड़ दिया तो उनकी वो बोन्स जो है वो वेस्टिजियल हो गई, लेकिन वो बोन्स हमें अब भी नजर आती हैं। ठीक है, ये उसने अपनी फाइंडिंग्स के लिए प्रूफ दिया कि उसने फिर कहा कि इसको उसने कहा कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, कि जिस ऑर्गन को यूज किया जाता है वो डेवलप होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो वो स्पेशलिटी है वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स में भी ऑर्गेनिज्म जो है उनको ट्रांसफर करते हैं, और जो ऑर्गन यूज नहीं किया जाता वो ऑर्गन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है, और जो यूज किया जाता है वो ज्यादा डेवलप कर जाता है। तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का इसको नाम दिया जाता है, जो लिमार्किज्म, ये जो लिमार्क के कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमार्क के व्यूज हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जो दूसरा था डार्विन, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था एवोल्यूशन से रिलेटेड वो ये था कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट इसके पूरे उसको समराइज करें ना कि एवोल्यूशनरी पाथवे जो उसने बताया, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म बताया कि सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होती है, उसके बाद कंपटीशन, फिर वेरिएशन आती है, फिर अडाप्टेशन और फिर नेचुरल सिलेक्शन से न्यू स्पीशीज डेवलप होती है। इसको अगर आप देखें, हम डिटेल से देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से किसी भी स्पीशीज के लिए नेचर की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितने ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगी, कितने प्रोडक्शन के बाद कितना वो अपनी स्पीशीज का नंबर इंक्रीज करेंगी। ठीक है, इंडिविजुअल्स का। तो इस वजह से अब देखिए कि अगर तो पेरेंट्स देखें दो हैं और उनके आगे दो ही बच्चे हैं, तो वो पेरेंट्स के बाद वो बच्चों ने पेरेंट्स की जगह को रिप्लेस कर दिया, तो फिर तो एक बैलेंस रहेगा पॉपुलेशन में कि अगर हर एक के दो हों और दो जो है वो अपने पेरेंट्स को रिप्लेस कर दें तो फिर तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, फिर जितने यानी कि ऑर्गेनिजम्स पहले थे उतने ही मौजूद रहेंगे, ये आगे मजीद नंबर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि नेचर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि किस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्पीशीज के लिए ये रूल नहीं है कि उन्होंने कितने ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करने हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा सारे ऑफस्प्रिंग हर एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं, सारे जो हैं चाहे कोई भी स्पीशीज है, तो उनसे आगे जो उनकी प्रोजनी होती है वो उससे नंबर जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज होता जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए कुछ उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, उसको शेल्टर चाहिए ताकि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सरवाइव कर सके, ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। ठीक है, उसके अलावा उसको सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, ये उसकी एक बेसिक नीड है। तो हम अपने अगर इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज में इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है और हर एक सरवाइव करना चाहता है, हर एक को अपना सर्वाइवल अजीज है। तो फिर ऑर्गेनिजम्स आपस में कम्पीट करेंगे, यानी जैसे ही ओवर प्रोडक्शन होगी तो फिर कंपटीशन भी होगा सर्वाइवल के लिए, और जब कंपटीशन होगा तो फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें सक्सेसफुल होंगे और कुछ जो है वो फेल हो जाएंगे। तो जो सक्सेसफुल होंगे वो किस वजह से सक्सेसफुल होंगे कि उनके अंदर कुछ ऐसी ट्रेड्स थी, कुछ ऐसी खुसूसियात थी कि वो उस कंपटीशन में सरवाइव करके उस कंपटीशन में वो सक्सेसफुल रहे। वो उनके अंदर वो ट्रेड्स कैसे आई जो दूसरों में नहीं थी,
तो वो ट्रेड्स वो कैसे आई, वो म्यूटेशंस की वजह से आई। जैसे हमने देखा कि ट्रेड्स के पीछे वजह क्या होती है। हाँ जी, मुझे कौन आप में से बताएगा, हैंड रेज करें आप, कि जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा, तो आपको क्या आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड कि ट्रेड्स कैसे डेवलप होती हैं, पीछे क्या वजह होती है, कहाँ से आती हैं ट्रेड्स? अभी हैंड रेज किया था अभी। जी एहसन, आप क्या बताना चाहेंगे? मैम उनकी जीनोटाइप आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन से हाँ एलील्स जो जी, वो डोमिनेंट फिनोटाइप ठीक है जो किस है, जो शो ट्रेट होंगी। है, वो किस पे डिपेंड करती है, जीनोटाइप पे, जीन्स पे डिपेंड करती है। तो जीन्स के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है तो फिर ट्रेड्स में चेंज आएगा। तो अगर वो ट्रेड्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रही हैं, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में या म्यूटेशन के नतीजे में कोई ऐसा चेंज आ गया है जो बड़ा बेनिफिशियल रहा उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो उस कंपटीशन में सरवाइव कर गए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वो चेंज नहीं था वो उस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशंस जो है वो बड़ी यूजफुल भी होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो अब जो चेंजेस, जो वेरिएशंस किसी इंडिविजुअल को सर्वाइवल एडवांटेज दे रही हैं, तो वो उनको हम कहेंगे ये उनकी एडाप्टेशंस हैं। ठीक है, और ये उनकी फेवरेबल ट्रेड्स हैं कि वो उनको सरवाइव उस कंपटीशन के दौरान सरवाइव करने में हेल्पफुल है। ठीक है, अब जब वो सरवाइव कर गए वो ऑर्गेनिज्म और बाकी जो है वो फेल हो गए, तो जो सरवाइव कर गए अब वो जाहिर है आगे रिप्रोड्यूस भी करेंगे। जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो उनकी खसूसियात थी वो आगे, वो जो उनके अंदर चेंजेस आए थे वो अब उनके बच्चों में भी चले जाएंगे, उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी चले जाएंगे, और इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सरवाइव करेंगे। फिर आने वाले वक्त में कोई और एक चेंज आएगा, वो चेंज इसी तरह से अगर वो फेवरेबल चेंज है तो वो आगे चलेगा। इसी तरह करते करते इतने ज्यादा चेंजेस जो है वो पाइल अप होते जाते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि उनसे फिर स्पीशीज जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, और जो पीछे जहाँ से स्पीशीज की इब्तदा हुई होती है उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है वो स्पीशीज, तो हम कहते हैं न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ये जो था यानी नेचर, अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यही है ना कि जो उनके अंदर एक ट्रेड्स आई और उन ट्रेड्स की वजह से वो सरवाइव कर गए, तो सर्वाइवल के बाद जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो वो जो ट्रेड्स थी वो नेचर ने सिलेक्ट की, वो ट्रेड्स आगे ट्रांसफर हुई। ठीक है, और उनसे स्पीशीज जो है वो नई इवॉल्व हो गई। स्पीसिएशन का मतलब है न्यू स्पीशीज का इवॉल्व होना। एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। स्पीसिएशन जो है ये किस तरह होती है कि यानी चेंजेस बिल्ड अप होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस तरह से न्यू स्पीशीज बनती जाती है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, लेकिन एक से ये एक स्पीशीज थी, यहाँ पे देखिए आपसे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि 3 मुख्तलिफ स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। तो चेंजेस जो है वो ग्रेजुअली आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिश ब्लैक थी और एकदम से ये येलो हो गई है। ठीक है, पहले ये इस तरह से थी, इसके अंदर येलो पैचेस डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, फिर ये येलो पैचेस अब देखिए ग्रेजुअली जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक पैचेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि इस तरह से जो कलर था वो ग्रे सा हो गया। ठीक है, और यानी इस तरह से एवोल्यूशन चेंजेस आते जाते हैं, जो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं वो आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं, और चेंजेस बिल्डअप होते होते ओवर द टाइम न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीसिएशन। ठीक है, तो ये एडाप्टेशन की जैसे हमने बात की कि जो चेंजेस हैं वो क्या है, एडाप्टेशंस क्या है, ऐसी ट्रेड्स हैं या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं that help an organism to survive in its ecosystem। अब ये चेंजेस जो है ये मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है। एडाप्टेशन जो है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा चेंज आए कि वो अपने इन्वायरमेंट में बेटर फिट हो सके, बेटरली compete कर सके, या फिर कोई ऐसा केमिकल उनके अंदर चेंज आता है कि कोई ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिनसे उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। वो ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि उनका मेट उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको अप्रोच कर सकता है, या फिर ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, ऐसे टॉक्सिन, ऐसे पॉइजन रिलीज करते हैं
कि उसे अपने प्रीडेटर को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रीडेटर को रिपेल करते हैं और अपने सर्वाइवल को यकीनी बना लेते हैं, ठीक है। या फिर उनके बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसी चेंज आ जाती है कि वो अपने जो उस इन्वायरमेंट के अंदर वो बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं, स्पेशली ये जो अब हम बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब है मर्ज होना, ब्लेंड होना, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस बैकग्राउंड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये जो आपको स्टार शेप नजर आ रहा है ये ऑर्गेनिज्म है। यानी इन्होंने खुद को अपने इन्वायरमेंट में ब्लेंड कर लिया। जैसे तोता अगर बैठता है टहनियों के ऊपर, तोता भी सब्ज होता है, टहनिया भी सब्ज, तो उसको शिकारी तो नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसने कैमोफ्लाज कर लिया खुद को उस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो कैमोफ्लाज करना, ब्लेंड कर लेना, खुद को छुपा लेना, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को मर्ज कर लेना उसके अंदर कि प्रीडेटर से बच सके, ठीक है। तो अब जाहिर है जो प्रीडेटर से बचेगा अपनी इस खुसूसियत की वजह से कि उसका कलर उसके इन्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है, उसके बैकग्राउंड के साथ, वो प्रीडेटर से बच जाएगा, तो वो जाहिर है वो सर्वाइव कर गया। अब उसकी जो ट्रेड्स हैं वो उसके आगे ऑफस्प्रिंग्स में चली जाएंगी, और जो सर्वाइव नहीं कर सके कि ये डार्क शेड के ऊपर उनका लाइट कलर था वो मौजूद थे, ऊपर से प्रीडेटर आया उसने उसको कैप्चर किया, खा लिया, वो तो खत्म हो गए, वो ट्रेड्स भी खत्म हो गई। तो नेचर ने वो ट्रेड्स सिलेक्ट कर ली जो कि जिन जो उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल थी, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वार्निंग कलरेशन डेवलप कर लेते हैं, यानी कि अपने उनके स्पेसिफिक कलर पैटर्न्स होते हैं कि प्रीडेटर अगर कभी एक्सीडेंटली इनमें से किसी एक से उसका इनकाउंटर हो भी जाता है तो वो लर्न कर लेता है कि इस कलर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैंने नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना है, कि इनसे तो टॉक्सिन रिलीज होता है या कोई भी एक हार्मफुल इफेक्ट जो उस प्रीडेटर पे हो सकता है, तो उस वजह से वो फिर इन ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड करता है, ठीक है। या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी अडेप्टेशन होती है मिमिक्री, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिमिक करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। कैसे नकल उतारते हैं कि खुद को उनके जैसा बना लेते हैं। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनके स्पेसिफिक कलर पैटर्न्स होते हैं, जैसे येलो वेस्प्स हैं, वो भीड़ जैसे, अब प्रीडेटर को पता है कि मैंने इससे बचना है कि ये काटती है, तो वो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक कलर पैटर्न्स हैं येलो कलर के, ठीक है। तो येलो कलरेशन है उनकी, तो कोई दूसरे जो जो हालांकि हार्मफुल ना भी हो, जो इस तरह से काटने वाले ना भी हो, तो वो भी प्रीडेटर से बचने के लिए वो अपने वही कलर पैटर्न डेवलप कर लें, ताकि जो दूसरे जो प्रीडेटर हैं वो उन टॉक्सिक स्पीशीज को जब अवॉइड करेंगे तो इन लेस टॉक्सिक को, या जो टॉक्सिक है ही नहीं स्पीशीज, उनको भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जो प्लेटफॉर्म है वो किसको मिमिक करते हैं, न्यूडी ब्रांच को। न्यूडी ब्रांच जो है वो टॉक्सिक है, जबकि प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं टॉक्सिक, लेकिन जब न्यूडी ब्रांच इसको करता है, इसको मिमिक कर लेता है, तो जो प्रीडेटर है न्यूडी ब्रांच को जो अवॉइड करता है वो इस प्लेटफॉर्म को हालांकि खाता है, लेकिन चूंकि उसने अपनी अपीयरेंस न्यूडी ब्रांच जैसी बना लिया है, तो इस वजह से प्रीडेटर इसको भी फिर अवॉइड करता है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस मिमिक्री से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यू स्पीशीज डेवलप होती जाती हैं, एडाप्टेशन जब उनके अंदर आती जाती हैं, तो ठीक है। ये जो मैकेनिज्म था ये था डार्विन ने दिया एवोल्यूशन का, कि ओवर प्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं, तो जिनके अंदर ऐसी वेरिएशंस होती हैं कि वो उनके सर्वाइवल का सबब बनती हैं, तो वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेती है और वो ट्रेड्स आगे ट्रांसफर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आते आते न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। एक स्पीसिएशन का ये मेथड है एवोल्यूशन। एक और तरीका जो एवोल्यूशन का है वो ये है स्पीशीज डेवलपमेंट का, स्पीसिएशन का, वो है आइसोलेशन। ये मैं फिर अभी मीटिंग हमारी एंड हो रही है, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करती हूँ, आप सब ज्वाइन कीजिए, मैं ये फिर आपको फिर बताती हूँ आइसोलेशन वाला, ठीक हो गया।